साल 1962 साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में एक सिविल वॉर की शुरुआत होती है, जो असल में अमेरिका और सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी वॉर थी, जिसमें अमेरिका साउथ वियतनाम की तरफ से और सोवियत यूनियन नॉर्थ वियतनाम को अपना फ्रंट बनाकर जंग लड़ रहे थे। इसी बीच 14 मार्च 1962 के दिन 107 यात्रियों के साथ एक जहाज अमेरिका से वियतनाम के लिए उड़ान भरता है, जिसमें 93 एलीट सोल्जर्स सवार थे, जिन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने खुद चुना था। इस जहाज ने अपना आधा सफर तय भी कर लिया था, लेकिन फिर ये जहाज पैसिफिक ओशन के सुनसान इलाके में अचानक से गायब हो जाता है। ग्राउंड सपोर्ट टीम इसे ना तो हवा में लोकेट कर पाती है और ना ही उससे रेडियो कांटेक्ट कर पाती है। तभी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसमें 1300 लोग, 48 एयरक्राफ्ट और 8 शिप्स अगले 8 दिनों में पैसिफिक महासागर के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को खंगाल लेती है। लेकिन फ्लाइट 739 के क्रैश होने पर एक छोटा सा सबूत भी उनके हाथ नहीं लगा और उन 107 यात्रियों को मिसिंग या डेड करार दे दिया गया। लेकिन उन सोल्जर्स की फैमिली का कहना है कि आज भी वो लोग जिंदा हैं और दुश्मन की कैद में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फ्लाइट में बॉम्ब प्लांट किया गया था, जिससे इसमें धमाका हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर आज तक प्लेन के मलबे का एक भी टुकड़ा क्यों नहीं मिला? जानने की कोशिश करेंगे फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739 की इस मिस्टीरियस एयर स्टोरी में। मार्च 1962 अपने 93 एलीट सोल्जर्स वियतनाम में एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजने का डिसीजन लेता है, जिनके साथ 3 वियतनामी सोल्जर्स और 11 लोगों का क्रू एक 5 साल पुराने एयरक्राफ्ट में सवार होता है। ये एक लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन एयरक्राफ्ट था, जिसने 17,000 घंटे हवा में बिताए थे। 14 मार्च 1962 की सुबह 5:45 पर ये जहाज कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। अब क्योंकि ये जहाज छोटा था, इसलिए पायलट ने 4 जगहों पर रुककर प्लेन की रिफ्यूलिंग करने का प्लान बनाया था, जो थी हवाई, वेक आइलैंड, गुआम और फिलीपींस। जिसके बाद ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन सेकंड साउथ वियतनाम में लैंड करने वाली थी। वैसे तो टेक ऑफ के बाद फ्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं की गई थी, लेकिन अपने पहले स्टॉप ओवर पर पहुंचने से पहले फ्लाइट के इंजन में इमिग्रेशन इश्यूज आने लगे थे। तभी दोनों पायलट ने तय किया कि हवाई के होनोलुलु एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे, क्योंकि पैसिफिक ओशन पर उड़ते हुए तो वैसे भी इसे ठीक करना नामुमकिन था और ये कोई बड़ी समस्या भी नहीं थी। कुछ घंटे बाद फ्लाइट हवाई पहुंची तो सर्विसिंग करके उस इश्यू को ठीक कर दिया गया और रिफ्यूलिंग होते ही जहाज ने वापस उड़ान भरी। लेकिन अगले स्टॉप ओवर वेक आइलैंड एयरफील्ड पर पहुंचने से पहले ही फ्लाइट के इंजन नंबर 1 और 3 में सेम प्रॉब्लम आने लगती है और एयरफील्ड पर लैंड करते ही पायलट अपनी निगरानी में इस इशू को रिजॉल्व करवाते हैं और इस बार मेंटेनेंस वर्क पूरा करने में इंजीनियर्स को कई घंटे लग जाते हैं। अब फ्लाइट 739 फिर से टेक ऑफ करती है और इस बार पायलट्स ने कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं की थी, जिसके बाद 15 मार्च की सुबह 11:15 पर फ्लाइट गुआम के एंडरसन एयरबेस पर स्मूथली लैंड करती है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का पूरा कंट्रोल था। यहाँ इस एयरक्राफ्ट में 9 घंटे की उड़ान भरने जितना फ्यूल भरा जाता है, जबकि अगले स्टॉप ओवर यानी फिलीपींस तक पहुँचने के लिए इसे 2600 किलोमीटर यानी 8 घंटे की उड़ान भरनी थी। यानी फ्लाइट में फ्यूल तो एक्स्ट्रा था और बीच रास्ते फ्यूल खत्म होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। दोपहर के करीब 1 बजे यह फ्लाइट गुआम से उड़ान भरती है। तभी कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके अपने डिपार्चर स्टेटस की जानकारी कैलिफोर्निया में मौजूद फ्लाइंग टाइगर लाइन की हेड ऑफिस तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट पूरी जर्नी के दौरान पहली बार की थी, जो हैरानी की बात है। लेकिन एटीसी को ये नॉर्मल लगा और पायलट ने भी फ्लाइट में खराबी की कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अपने एल्टीट्यूड को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की परमिशन मांगी। इसलिए यहाँ तक भी सब कुछ साधारण ही दिख रहा था। लेकिन कुछ ही देर में ये जहाज गुमनामी के ऐसे काले अंधेरे में खो जाने वाला था, जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। खैर, उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद गुआन एटीसी से ऑपरेटर पायलट से कहता है कि आप हमारे रडार से बाहर जा रहे हैं और अब हमारा सिर्फ रेडियो कांटेक्ट बना रहेगा। यानी फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए एटीसी के पास सिर्फ पायलट के साथ ही कम्युनिकेशन चैनल थे, यानी कि पायलट को समय समय पर एटीसी को अपनी पोजीशन बताना जरूरी था। इसलिए उड़ान भरने के 85 मिनट बाद पायलट की तरफ से एटीसी को एक और मैसेज पहुंचता है कि हम गुआन से 280 नॉटिकल माइल्स पश्चिम में हैं और शाम के 7:16 पर फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस पर लैंड करेंगे और अब हमारे पास 8 घंटे 12 मिनट का फ्यूल मौजूद है। अब पायलट को अगली कम्युनिकेशन 3:30 पर करनी थी, लेकिन पायलट की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। इसी दौरान एटीसी भी कम्युनिकेशन में कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहा था। ऐसे में करीब 9 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर ने फ्लाइट 739 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया, जिससे ऑपरेटर को लगा कि फ्लाइट के रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई तकनीकी खराबी होगी और गुआम और फिलीपींस एयरबेस पर फ्लाइट 739 की लैंडिंग का इंतजार किया जाने लगा।
करीब 7:15 पर इस फ्लाइट को लैंड होना था, लेकिन फिलीपींस एयरबेस से दूर दूर तक इसका कोई भी नामो निशान नहीं था। इसलिए तुरंत एक सर्च ऑपरेशन प्लान किया गया और 7:33 पर सर्च एयरक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में फ्लाइट 739 को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले उस पॉइंट पर जाने का डिसीजन लिया जहां से पायलट ने आखिरी बार कांटेक्ट किया था, लेकिन इस वक्त रात हो चुकी थी। ऐसे में समुद्र के बीचों बीच सर्च ऑपरेशन करना काफी मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी इस लोकेशन पॉइंट की चारों तरफ एक सर्कुलर घेरे में सर्च शुरू कर दी जाती है। हालांकि अब भी एक उम्मीद बची थी कि लास्ट नोन लोकेशन पर पायलट ने 8 घंटे का फ्यूल रिपोर्ट किया था, जिसे पूरा होने में 3 घंटे अब भी बचे थे। ऐसे में फ्लाइट इन 3 घंटों में किसी न किसी एयरबेस पर लैंडिंग कर सकती थी, लेकिन कुछ देर में वो 3 घंटे भी बीत जाते हैं और इस फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं चलता, जिससे रेस्क्यूअर्स समझ चुके थे कि अब तो ये फ्लाइट फ्यूल खत्म होने की वजह से कहीं न कहीं क्रैश हो गई होगी। इसलिए उन्होंने प्रशांत महासागर में क्रैश हुई फ्लाइट के मलबे को खोजने की कोशिश जारी रखी। अगले 8 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की छानबीन की गई, लेकिन फ्लाइट के क्रैश होने से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला, मानो ये जहाज आसमान में उड़ते हुए ही कहीं गायब हो गया हो। जिसके बाद 23 मार्च के दिन फ्लाइट 739 को मिसिंग और इसमें सवार 107 यात्रियों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल उसी शाम करीब 4 बजे एक सुपर टैंकर लिंजेन गुआम और फिलीपींस के बीच चक्कर काट रहा था। तभी इस टैंकर में सवार वॉचमैन ने गुआम से करीब 800 किलोमीटर दूर घने आसमान में एक धमाका देखा, जिसके आसपास धुएं के बादल बने और 2 चीजें अलग अलग रफ्तार से समुद्र में जा गिरी। उसने तुरंत इस बारे में अपने कैप्टन को बताया और शिप ने उस लोकेशन पर जाने का डिसीजन लिया। ये धमाका फ्लाइट 739 के लास्ट कांटेक्ट के 90 मिनट के बाद हुआ था और सुपर टैंकर लिंजेन के कैप्टन ने ये खबर गुआम एयरबेस को देने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते उनके और गुआम एयरबेस के बीच रेडियो कांटेक्ट नहीं बन पाता। कुछ घंटों तक सफर करने के बाद एक शिप उस जगह पहुंचता है जहां वो 2 ऑब्जेक्ट्स गिरे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, ना कोई जहाज, ना ही मलबे का छोटा सा टुकड़ा, बल्कि समुद्र का वो इलाका तो बिल्कुल वीरान पड़ा था। इसलिए उन्हें लगा कि ये यूएस मिलिट्री की कोई एयर एक्सरसाइज होगी और वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और मनीला एयरपोर्ट पहुंचकर ये जानकारी यूएस एयरबेस तक पहुंचाते हैं। तभी उस लोकेशन के आसपास भी काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन वहां चले सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि ये प्लेन गया तो गया कहाँ? इसे आसमान खा गया या फिर समुद्र निकल गया? ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात को आधार मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है कि वो धमाका फ्लाइट 739 में ही हुआ होगा। तभी इनके सामने एक हैरान करने वाला खुलासा होता है। दरअसल फ्लाइट 739 के कैलिफोर्निया से निकलने से कुछ घंटे पहले ही इसका एक सिस्टर प्लेन फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 7816 ओकिनावा जापान के लिए उड़ान भरता है, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इसमें आग लग जाती है और ये क्रैश लैंडिंग करता है, जिसमें एक सोल्जर की जान भी चली गई थी। दोस्तों, एक ही दिन में एक ही तरह के 2 प्लेन्स में हादसा होना किसी भी तरह से नेचुरल इंसिडेंट तो नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे कोई खास साजिश होने का शक पैदा करता है। जैसे कि पहली थ्योरी कहती है कि फ्लाइट 739 के इंजन के साथ जानबूझकर छेड़खानी तो नहीं की गई ताकि हवा में उड़ते हुए ही इसका इंजन बिगड़ जाए और ये क्रैश लैंड कर जाए। शायद इसलिए तो फ्लाइट में शुरू से ही इग्निशन प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी थ्योरी है फ्लाइट का फ्यूल आसमान में ही लीक होना, जिसके साथ बादलों की बिजली टकराते ही इसमें आग लग गई हो और फ्लाइट में अचानक धमाका हुआ हो, क्योंकि साल 1959 में भी TWA फ्लाइट 891 के साथ ऐसा भयंकर हादसा हुआ था। और तीसरी थ्योरी कहती है कि इसमें दुश्मन ने बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा, लेकिन ये प्लेन तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के एयरबेस पर था, तो फिर इस पे बॉम्ब ब्लास्ट प्लांट कब किया गया होगा? तो इसे लेकर इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि गुआम की फ्लाइट की रिफ्यूलिंग होने के बाद ये जहाज करीब 15 मिनट तक ऐसे ही खड़ा था और उस वक्त इसके आसपास कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हाईली सिक्योर्ड एयरबेस में घुसना उतना आसान नहीं है। अब इन तीनों में से हम किसी भी थ्योरी को सही मान लें, लेकिन फिर भी मेन क्वेश्चन तो यही है कि अगर एक्सप्लोजन हुआ तो ना सिर्फ उस वक्त के सर्च ऑपरेशन में बल्कि 65 साल बाद आज तक भी इस जहाज के मलबे का एक भी टुकड़ा क्यों नहीं मिल पाया? ऐसे में उन 93 सोल्जर्स के परिवार वालों का तो यही मानना है कि वो लोग आज भी जिंदा हैं और दुश्मन की कैद में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 के साथ क्या हुआ होगा? क्या ये सोवियत यूनियन की किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुआ होगा या फिर किसी अनजान हादसे का? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।